बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैं एक बड़े अहम इशू पे बात करना चाहता हूँ मैं और मुखातिब होना चाहता हूँ जनाब मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। और मैंने कभी उनके बारे में वीडियो नहीं बनाई या उनके जो पॉलिटिकल ख्यालात हैं इसके बारे में कभी इजहार नहीं किया। ज़िंदगी में एक दो मरतबा सिर्फ उनके बारे में बात की, और वो मैंने इसलिए बात की कि मैंने उनसे सीखा। और ये एक्चुअली मुझे आज इसलिए बात करनी पड़ रही है कि मैं एक गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था और हम गाड़ी में जितने लोग मौजूद थे उनमें अक्सरियत इंजीनियर साहब को सुनने वालों की थी। और अचानक उनका एक क्लिप जो है वो चल गया, और उनका जो क्लिप है उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल बातें थी। वो बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए और इंजीनियर साहब को कुछ चीज़ों के हकाइक बताने चाहिए। देखिए, मैं पहले तो ये आपको बता दूं कि मैं उनका फॉलोअर रहा हूं और मैं उनको सुनता रहा हूं। मैंने जब बाकायदा नमाज पढ़ना शुरू की आज से कई साल पहले, तो उस वक्त मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को, दीगर कुछ और उलमा इकराम को और मौलाना तारिक जमील साहब को मैं बड़ी बाकायदगी से सुनता था। और मैंने इन सब लोगों से, उलमा इकराम से कुछ ना कुछ सीखा, लिहाजा इन सब का बड़ा एहतराम मेरे दिल के अंदर मौजूद है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं इंजीनियर साहब के अंदर कुछ चीज़ों की तब्दीली देख रहा हूँ और लगातार देख रहा हूँ। अब मेरे बारे में भी उन्होंने दो चार बातें की, और दो तीन बातें ऐसी थी मेरे बारे में जहां मुझे लगा कि शायद उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए या जो फैक्ट उन्होंने बयान किया वो वैसे नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, मैंने उनसे क्योंकि सीखा है तो एक एहतराम है। अगर उनके बयान करने में कोई चीज़ मेरे हवाले से गलत भी बयान हो गई है तो भी मैंने कहा कोई बात नहीं, उन्हें बोलने दीजिए, मैंने कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जो उन्होंने किया, उन्होंने पूरे के पूरे एक पाकिस्तान की आवाम के एक बड़े हिस्से के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया इंजीनियर साहब ने। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें उनके सामने रखनी पड़ेंगी। एक फील्ड उनकी है जहां पे उनके पास नॉलेज है, वहां हम उन्हें चैलेंज नहीं करते। लेकिन ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की फील्ड है या पाकिस्तान की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत की फील्ड है, यहाँ पे बयानात देना तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको इन डेप्थ जानना बहुत मुश्किल है। मैं क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और मैं बतौर जर्नलिस्ट काम करता रहा हूं, इन लोगों के साथ राब्ते में कल भी था और आज भी अगर मुझे खबरें मिलेंगी तो राब्ते में रहूंगा। लेकिन ये जो इंजीनियर साहब का नॉलेज है ये बहुत महदूद है, और जो बातें उन्होंने की है ये इंतहाई खतरनाक है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इंजीनियर साहब के लिए भी। वो इसलिए कि जो गाड़ी में लोग बैठे हुए थे, जो अक्सरियत इंजीनियर साहब को सुनने वाली थी, उन्हें मायूसी हुई ये स्टेटमेंट सुनने के बाद, और उन्होंने हैरत का इजहार किया कि ऐ की हो गया इंजीनियर साहब नु, या ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, ये हम तो इन्हें सुनते हैं। तो इंजीनियर साहब अपनी हैसियत और अपनी जो वक़्त है या लोगों के दिल में जो उनका एहतराम है, एक और नुक्ता नज़र से उसको डैमेज कर रहे हैं बदकिस्मती से। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि इंजीनियर साहब ने स्टेटमेंट क्या दिया। तो इंजीनियर साहब, आपने फरमाया कि ये डिजिटल दहशतगर्दी की आपने टर्म इस्तेमाल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने इस्तेमाल की कि ये डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं। फिर आपने टीटीपी से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दिया अपने स्टेटमेंट में। फिर आपने कहा कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है, तहरीक इंसाफ को आपने ये कहा कि, और ये कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल कर रहे हैं फौज पर तनकीद करके, ये नजरियाती दहशतगर्दी है, आपने ये भी करार दिया। फिर आपने कहा ये फौज पर बतौर इदारा एक हमला हो रहा है, यानी पूरे इदारे के ऊपर ये अटैक है। फिर आपने इमरान खान साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हुए कहा कि इमरान खान का पता नहीं क्या माजी है और मुस्तकबिल पता नहीं क्या होना है, ये भी आपने कहा। फिर आपने फितना कत्ल से बड़ा जुर्म आपने कहा करार दिया, कुरान पाक में वाकई है, और आपने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके लोगों को फितना करार दे दिया। अब इसके बाद आपने कहा कि ये सारी सियासी बातें करने के बाद आपने कहा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है, इसलिए मैं इस लेवल पर नहीं उतरता। यानी आप कुछ और भी बताना चाह रहे थे, क्योंकि आप ये कह रहे थे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से बदतरीन जमात आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया। अच्छा जी, इसके बाद आपने कहा कि तलबा इनके हाथों गुमराह हो रहे हैं। हिटलर से आपने इमरान खान साहब को तशबीह दी, और फिर आपने ये भी क्लेम किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 टुकड़े हो चुके हैं और मजीद टुकड़े भी होंगे, ये आपने पेशनगोई की। इसके अलावा आपने कहा कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे। अब जरा ये जो आपका स्टेटमेंट है इंजीनियर साहब, इसकी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1, डिजिटल दहशतगर्दी, ये टर्म आपने कहाँ से सुनी? ये तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब बोलते हैं, या ये टर्म जो है वो मरियम नवाज बोलती हैं, या ये टर्म जो है PMLN के लोग ज्यादातर बोलते हैं। तो मुस्लिम लीग नून और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो टर्मिनोलॉजी है डिजिटल दहशतगर्दी, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतारफ करवाई थी, इसको आपने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कह दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। आपने बयानिया अपनाया एक मखसूस सिमत का, जिनको 17 सीटें मिली हैं, जो इलेक्शन हार चुके हैं, PMLN और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। फिर आपने TTP से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दे दिया। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान इंसानों का कत्लेआम करते हैं
اور पीटीआई एक सियासी जमात है, उन्होंने किसी एक का भी कत्ल नहीं किया, वो सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। और अगर जमहूरियत है इस मुल्क में तो सबको अपना मौक़िफ़ बयान करने की इजाज़त होनी चाहिए। फिर आप कह रहे हैं कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है। देखें, इमरान खान साहब ने बार बार कहा, अभी जो उन्होंने खतूत लिखे हैं आप उनको पढ़ लें, उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। वो तो फ़ौज को ओन कर रहे हैं। ये जो तनकीद होती है, मैं करूं, इमरान खान करें, या बाकी जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये लोग फ़ौज के खिलाफ तो नहीं है। फ़ौज को तो हम अपना पेट काट के पालते हैं। फ़ौज जो है वो तो हम अपना खून पसीना एक करके फ़ौज के लिए बजट इकट्ठा करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारी मजबूत फ़ौज हो। ये पूरा पाकिस्तान यही चाहता है। मामला फ़ौज का नहीं है, मामला यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये ऊपर बैठे हुए चंद लोग होते हैं, आप बेहतर जानते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो गलत पॉलिसियां हैं उनकी वजह से फौज में और अवाम में दूरियां पैदा हो रही हैं। माजी में भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। जब याया खान था सदर तो उस वक्त भी कई मौलवी साथ खड़े हो गए थे याया खान के, और वो उस वक्त कह रहे थे जो फौज के खिलाफ बोलेगा वो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, जो फौज के खिलाफ बोलेगा वो फितना है, फितने को कुचल दिया जाए। फितना कुचलते कुचलते मुल्क के दो टुकड़े करवा लिए थे, अच्छी तरह याद है। जो लोग उस दौर में जिंदा थे उनसे आप पूछ लें, नहीं तो उस दौर की किताबें उठाकर आप पढ़ लें। तो अब जरा क्लैरिटी के साथ आ जाएं कि इमरान खान तो कहते हैं कि फौज मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियां हैं जिनका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा, उनकी वजह से अवाम में और फौज में दूरियां पैदा हो रही हैं। और अपने तीनों खतूत में इमरान खान साहब ने इख्तिताम में बताया कि फौज ये सियासी कार्रवाइयां बंद कर दे, वरना ये दूरियां खत्म नहीं होंगी। और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के मुल्क के मफाद में है कि फौज और अवाम के बीच में खलीज खत्म हो या कम हो। उसका फार्मूला भी वो बताते हैं कि ये जो गंद आप 70 साल से मार रहे हैं ये बंद कर दें। और ये गंद इमरान खान साहब के दौर में भी इन्होंने मारा है, तो ये बंद कर देना। अब किसी दौर में तो बंद करना है, किसी ने तो आगे इसको रोकना है। तो आज इमरान खान उसको रोकने के लिए खड़ा है, कल कोई और खड़ा था, परसों कोई और खड़ा था, लेकिन जितनी शिद्दत और ताकत से इमरान खान खड़ा है ऐसे कोई खड़ा नहीं हो सका। तो एक तो जो फौज के ऊपर तनकीद, यानी पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल हो रहा है, जो फौज पे तनकीद हो रही है, भी पाकिस्तान के कौन खिलाफ है खुदा ना खास्ता, और फौज के ऊपर तो तनकीद हो नहीं रही है। तो फौज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसी पे तनकीद हो रही है कि अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में एक आर्मी चीफ पूरे मुल्क को यरगमाल बना देता है। और ये अब से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। राहील शरीफ की क्या ख्वाहिश थी? एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को क्या चाहिए था? एक्सटेंशन। ये जो अभी 26वीं तरमीम पास करवाई गई, जिस तरीके से करवाई गई, उसके बाद हुआ क्या? एक्सटेंशन। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत होगी आर्मी चीफ की, और इससे पहले भी यही होता रहा है। तो एक्सटेंशन है ना, एक बंदा अपनी नौकरी की खातिर पूरे मुल्क को दांव पर लगा देता है अपनी बादशाहत की खातिर। इसको नजरियाती दहशतगर्दी आपने करार दिया। ये आप कह रहे हैं कि ये फौज पर बतौर इदारा हमला हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम फौज पे हमला आवर नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम फौज से नफरत करती है। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ फौजी क़यादत की पॉलिसियों से नाला है। वो ये कहती है कि आप सियासत में मुदाखलत बंद करें, और वो तमाम काम जो माजी में आप करते रहे हैं और हम आंखें बंद करके यकीन करते रहे। इमरान खान का कसूर ये है कि वो पहला आदमी है जिसने आम आदमी को समझा दिया कि ये मुदाखलत हो रही है। नवाज शरीफ ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर देते थे। मियां साहब समझाने की कोशिश करते थे, लोग समझने लगते थे, मियां साहब डील कर देते थे। पीपल्स पार्टी ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, पीपल्स पार्टी डील कर देती थी। आज इमरान खान का फर्क यह है कि उसने समझाने की कोशिश की, लोग समझ गए, और इमरान खान ने डील नहीं की। तो ये फर्क है, ये मैं आपको बता देता हूं। फिर एक और आपने कैरेक्टर असैसिनेशन की, आपको जेब नहीं देती। इमरान खान के माजी का क्या किसी को नहीं पता? वो खुद अपने मुंह से कहता है मैं कौन सा कोई फरिश्ता था। इंजीनियर साहब, किसी के माजी के ऊपर भी कोई उंगली उठा सकता है, माजी तो किसी का भी साफ नहीं होता। बड़े बड़े सहाबा इकराम के माजी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते थे। हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, हम तो उनके जूतों की खाक भी नहीं है। लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है? हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आपसे ज्यादा पसंद करता हो सकता है अल्लाह के नजदीक उसके दर्जात आपसे ज्यादा बुलंद हो। तो आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि इसका माजी क्या था, इसका हाल क्या। आप फैसला करेंगे इंसानों के कैरेक्टर्स का, आप फैसला करेंगे कि कौन क्या है। कुछ फैसले रब पे छोड़ दीजिए, उसको ये फैसले करने दीजिए। आपने फैसला करना है तो इस बुनियाद पे करना है कि मेरे मुल्क के लिए कौन ठीक है। आपकी अपनी एक पॉलिटिकल राय हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि फितना करार दिया पूरी तरीके इंसाफ को। आपको पता है इन्हें पाकिस्तान में कितना वोट पड़ा है? इनसे बल्ले का निशान छीन लिया, इनसे इनकी तमाम सहूलियात छीन ली, इन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया। फिर भी अवाम की सबसे बड़ी तादाद ने करोड़ों की तादाद में निकलकर बदतरीन धांधली और फस्तायत और जुल्म और जबर के बावजूद निशान ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने ठप्पे लगाए और इमरान खान के साथ खड़े हुए। आप अंदाजा कीजिए,
یعنی آپ جنہیں فتنہ قرار دے رہے ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی اکثریت ہے. اس طرح تو انجینئر صاحب بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو بھی لوگ فتنہ کہتے ہیں, تو آپ کا اس کے اوپر دل نہیں دکھتا, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جو آپ انہیں فتنہ قرار دے رہے ہیں. جب آئی ایس آئی نے مجھے اٹھایا تھا, میرے پہ ٹارچر کر رہے تھے, تو مجھے کہتے تھے تم فتنہ ہو, اور مجھے کہتے تھے تمہارا ایک طرف کا بازو اور ایک طرف کی ٹانگ کاٹ دیں گے. میں تو اپنا کام کر رہا تھا. میں نے انہیں کہا جی کوئی انلیگل میں نے کام کیا ہے, کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام کیا ہے, مجھے عدالت میں پیش کر دیں. انہوں نے کہا جی عدالتیں تم چھوٹ جاتے ہو وہاں سے. تو بھئی عدالتوں سے میں اس لیے چھوٹتا ہوں نا کہ آپ ثابت کچھ نہیں کر سکتے. میں جو بات کرتا ہوں پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر کرتا ہوں, اس سے باہر جاتا نہیں ہوں. یا تو آپ آئین اور قانون کو بدل دیں, یا پھر جو میں بات کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں. جبری طور پہ لاپتہ کر کے فتنہ قرار دیا گیا تھا, اور وہی کام آج آپ نے کیا. پورے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, یعنی آپ پاکستان کے 80% لوگ آج عمران خان کے ساتھ ہیں, 70-80% کم سے کم اتنے ہوں گے, سروے کروا کر دیکھ لیں آپ. تو اتنے سارے لوگوں کی آپ نے اجتماعی توہین کر دی, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فتنہ ہے. یہ افسوسناک ہے. آپ اپنی کریڈیبلٹی کے اوپر جو ہے وہ بٹا لگوا رہے ہیں. اور میں ایک بات عرض کروں, مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ انجینئر صاحب آپ نہیں ہیں, یہ کوئی اور آپ کے اندر بول رہا ہے, یا کوئی مجبوری آپ کے اندر بول رہی ہے. آپ ایسے ہو نہیں سکتے. جس انجینئر محمد علی مرزا کو میں سنتا تھا چند سال پہلے تک, وہ ایسا تھا نہیں. میں اور بہت سارے علماء کرام کو بھی, اور تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو سنتا ہوں. میں شیعہ, سنی, وہابی, دیوبندی, کوئی بھی ہے, میں سب کو سنتا تھا. جس سے مجھے کوئی اچھی بات ملتی ہے میں اس اچھی بات کو اڈاپٹ کرتا ہوں. اب ناظرین, اس پہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم سیاسی نہیں ہے. ساری سیاست کرنے کے بعد اینڈ میں اگر آپ یہ کہہ دیں اور جان چھڑائیں, تو میں انتہائی معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ سے معذرت کر لیتا ہوں. تو سر یہ منافقت نہیں کہوں گا اس کو میں, تو اور کیا کہوں گا. یعنی آپ نے ساری سیاسی بات کرنے کے بعد ایک پارٹی کو فتنہ قرار دے دیا, لتاڑ کے رکھ دیا, ملک دشمن قرار دے دیا, ان کو ڈیجیٹل دہشت گرد آپ نے ان کو قرار دے دیا, خوارج سے بدترین آپ نے ان کو قرار دے دیا, اور اینڈ میں کہہ رہے ہیں میں سیاسی ہوئی نہیں, تو میں تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اور اگر آپ کی سیاسی سمجھ بوجھ یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این عمران خان سے بہتر ہے, تو سر اللہ کا واسطہ آپ سیاست پہ بات ہی نہ کیا کریں. آپ صرف معاشی اعداد و شمار اٹھا کے دیکھ لیں, عمران خان کے دور کے اور آج کے اٹھا کے دیکھ لیں. آپ صرف کارکردگی اٹھا کر دیکھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں تھا, عمران خان بھی تھا. لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی, جنہوں نے 1 درجن مرتبہ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ ہم ملک میں سویلین سپرمیسی لے کر آئیں گے, ہم ملک کے اندر جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اس کے کردار میں واپس بھیجیں گے, انہوں نے 1 درجن مرتبہ قوم کو اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. آپ ان پہ یقین کرنے کو تیار ہیں. اور وہ ایک آدمی جس نے پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جھنڈا بلند کیا, اور اس سے 1 مرتبہ یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے, اور وہاں بھی اس کو دھوکہ ملا. تو آج اگر وہ آدمی کھڑا ہے تو آپ 1 مرتبہ اس پہ بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کے بغض میں مبتلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں, آپ کا مسلم لیگ نون سے بہت اچھا تعلق ہے, اور مسلم لیگ نون کی وجہ سے آپ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو ٹو کر رہے ہیں. یعنی اب بہت کچھ ایسا ہوا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے 4 ٹکڑے ہو گئے. کون سے ٹکڑے ہوئے انجینئر صاحب؟ آج بھی عمران خان جس پہ ہاتھ رکھتا ہے وہ لیڈر بن جاتا ہے اس پارٹی میں, جس سے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ پرویز خٹک اور مروت بن جاتا ہے. آپ اندازہ کیجئے نا کہاں کھڑی ہے مقبولیت باقیوں کی. جتنے لوگ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہوئے وہ سارے آج پورا زور لگا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کر رہے ہیں کہ جیسے ہمیں اس پارٹی میں سے نکلوایا تھا ویسے ہی ہمیں اس پارٹی میں دوبارہ داخل کروا دیجئے. وہ بیچارے سارے کوشش کر رہے ہیں اس پارٹی میں واپس آنے کے لیے. کون سے 4 ٹکڑے ہوئے؟ کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے جس کی کوئی ذرا سی بھی اہمیت یا حیثیت موجود ہو. انتخابی نشان چھننے کے باوجود وہ آج دیوار کی طرح, دیوار چین کی طرح آپ کے سامنے کھڑے. پھر آپ معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں عمران خان سے. یار آپ ان جرنیلوں کو کیوں نہیں کہتے جنہوں نے 4 دفعہ اس ملک میں مارشل لا لگایا؟ آپ انہیں کیوں نہیں کہتے معافی مانگے جنہوں نے 26 نومبر کو انسانوں کا قتل عام کیا, لائٹیں بند کر کے, اندھا دھند گولیاں چلائیں, سنائپر رائفل سے گولیاں چلائیں, لوگوں کو احتجاج کا حق نہیں دیا جس کو آئین میں لکھا ہوا ہے, قانون میں لکھا ہوا ہے کہ احتجاج کر سکتے ہیں, ان کو گولیاں ماری. 9 مئی کو وزیر اعظم کی غیر قانونی گرفتاری ہوئی, سابق وزیر اعظم کی, اور اس گرفتاری کے بعد جو رد عمل آیا پھر وہاں بھی لوگوں کو گولیاں ماری گئیں. اس پہ تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ وہ معافی مانگے. خواتین کی بے حرمتی پہ آپ نے کبھی کہا کہ معافی مانگے؟ کبھی پاکستان 2 لخت ہوا آپ نے کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ معافی مانگے؟ وزیر اعلیٰ کو 2 دفعہ اغوا کیا گیا ایک صوبے کے, وہ بیچارہ بتاتا نہیں ہے اپنی عزت کی خاطر, وہاں تو آپ نے نہیں کہا کہ معافی مانگے. کالا ترین قانون یہ لے کر آ گئے پیکا کے معاملے کے اندر. میں پہلے اس کے حق میں تھا, آج بھی ہوں کہ سخت قوانین بننے چاہیے, لیکن بھائی کوئی عدالت تو ہونا جس کے اندر آپ جائیں بعد میں. یہ تو قانون بنا ہی نہیں, لا قانونیت آ گئی ہے, کالا ترین کام ہو گیا ہے. پہلے آپ بولتے تھے جب پی ٹی آئی کے دور میں یہ آ رہا تھا, آج آپ اس کے اوپر بات کرنے کوئی تیار نہیں ہے. پارلیمان پر حملہ ہوا, اس کے اوپر آپ نہیں بولے. عورتوں اور بچوں کو اغوا کیا گیا اس ملک میں ایک آئینی ترمیم کے لیے, وہاں آپ نے معافی کا نہیں کہا. عدت والا کیس,
यानी पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख के घटिया तरीन केसेस में से एक केस बनाया गया एक साबिक खातून अव्वल के ऊपर, सिर्फ इमरान खान को और उसकी बीवी को जलील करने के लिए। उसके ऊपर आप नहीं बोले। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, उस पर कोई हदीस आपको याद नहीं है, उस पर इस्लाम नहीं जागता आपका। अदलिया पर मुकम्मल कब्जा कर लिया गया पाकिस्तान में, इसके बारे में हमारा इस्लाम कुछ नहीं कहता। फलस्तीन के मौके पे जो निकलता है उसको डंडे मारते हैं, गिरफ्तार कर देते हैं, इस पे हमारा इस्लाम कुछ नहीं कहता। इंसानी हुकूक की पामालियां पाकिस्तान में हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। क्या इस पे बिल्कुल खामोशी रहेगी? इस पे कोई माफी नहीं मांगेगा। जबरी गुमशुदगियां हो रही है। मैं खुद जबरी तौर पे लापता रहा, मुझे आईएसआई उठा कर ले गई थी, ले जाके मेरे पे बदतरीन टॉर्चर किया उन्होंने। यही आर्मी चीफ थे जनरल आसिम मुनीर, इनके दौर में लोगों ने इनसे राब्ता भी किया था, और इन्होंने जो कुछ उन लोगों को कहा था वो भी एक वक्त आएगा, मैं चीजें सामने रख दूंगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन मामला यह है कि इनके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते, इन पे आप क्यों नहीं आवाज उठाते? उनको बोले ना कि वो माफी मांगे। यानी सारा फितना एक तरफ ही है। यानी जिन लोगों को मार पड़ती है, रोजाना मार पड़ती है, वो जलील होते हैं, रुसवा होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को तबाह कर दिया जाता है, उनके घर बार को तबाह कर दिया जाता है। यानी मुझे तो आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो जिन लोगों के साथ इतनी ज्यादती हो, जब उसके रद्द अमल के अंदर आवाज निकालें या एहतजाज करें तो वो फितना हो गए। वो सोशल मीडिया पे आवाज उठाते हैं, मीडिया पे आवाज उठाते हैं, सड़कों पे निकल कर एहतजाज करते हैं। आपको गुस्सा यह है कि यूके के अंदर आर्मी चीफ के खिलाफ एहतजाज क्यों हुआ? उस फौज के खिलाफ नहीं हुआ, जनरल आसिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ है उनके खिलाफ एहतजाज हुआ। और वो इसलिए हुआ कि इस आर्मी चीफ ने एक जाली हुकूमत बनाई है फॉर्म 47 के ऊपर। ना सिर्फ जाली हुकूमत बनाई है, बल्कि जाली हुकूमत बना के उसको जबरदस्ती चला भी रहे हैं। और पाकिस्तान में जुल्म, जबर और फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ है। पाकिस्तान में 2 मरतबा कत्लेआम किया है, इनके दौरे हुकूमत में ही हुआ है जब से ये आर्मी चीफ है। और तब से लेकर अब तक पाकिस्तान में इंसानी हकूक बिल्कुल नापैद हो चुके हैं। इन सारे हालात में जब पाकिस्तान में एहतजाज करने के लिए जो निकलता है उसको निशाने इबरत बना दिया जाता है, तो बाहर मुल्क में लोग एहतजाज भी ना करें तो और क्या करें, आवाज ना उठाएं तो और क्या करें। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से भी आपकी तनकीद है। अच्छा जी, इसमें मैं इंजीनियर साहब, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीलॉग, मैं जाते जाते आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। एक तो ये है कि इंतहाई माजरत के साथ आपने नून लीग के साथ अपनी वाबस्तगी जो है वो साबित कर दी है। आज आप नून लीग और उन्हें लाने वाली एस्टेब्लिशमेंट की सफ में खड़े हैं सर, इंतहाई माजरत के साथ। तो इंजीनियर साहब, आप मेरे बारे में चंद सवाल उठाएंगे, उनके जवाब मैं आपको दे देता हूं। नंबर 1, आप ये कहेंगे कि आपने माजी में फाइलें देखी एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर और आपने प्रोग्राम किए, तो बिल्कुल आप दुरुस्त कहेंगे। लेकिन मैंने जो तकरीर की थी उसमें मैंने ये भी कहा था कि पहले मैंने अपने आप को कायल किया। जब मुझे माजी में फाइलें दिखाई गई, सहाफ़ी का काम ही ये होता है कि खबर निकाल कर लाना, तो मैंने बाकायदा शरीफ खानदान को लेटर्स लिखे थे, सवालात भिजवाए थे, इनके पास कोई जवाब नहीं था। और मैं मुतमईन हो गया था कि इन्होंने पैसा लूटमार किया जिसका जवाब ही आज तक नहीं दे सके। लिहाजा मैंने उसके ऊपर काम किया, अरशद शरीफ ने काम किया, बाकी लोगों ने किया। इसी तरह मुझे और अरशद शरीफ को इमरान खान के बारे में भी फाइलें दिखाई गई थी। हमें दावत दी गई और हमें कहा गया जनाब आप ये फाइलें देखें, ये देखें इमरान खान ने करप्शन की है। और हमारे किसी सवाल का जवाब आईएसआई के अफसरान के पास नहीं था, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। और हमने इमरान खान साहब को भी सवालनामा भेजा था और उन्होंने हमें सारी चीजें क्लियर कर दी थी। तो ये फर्क है। यानी एक सहाफी का काम ये है ना कि वो पहले तहकीक कर ले। तो मैंने तहकीक की, मेरी तहकीक में नवाज शरीफ साहब जालिम साबित हुए, उन्होंने लूटमार की हुई थी, लिहाजा उनके खिलाफ मैंने अपने प्रोग्राम्स किए, मैं आज भी उन पर कायम हूं। और मेरी तहकीकात में इमरान खान के खिलाफ आईएसआई ने गलत केस बनाया था, लिहाजा मैंने वो प्रोग्राम नहीं किया और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूं और ये चीजें साबित भी हो रही हैं। नंबर 2, आप ये सवाल उठाएंगे कि पीका ऑर्डिनेंस पे मेरा मौकिफ पहले कुछ और था और आज कुछ और है। देखिए, पीका ऑर्डिनेंस था वो, मेरा मौकिफ आज भी वही है। कवानीन को सख्त कीजिए, सबके ऊपर लागू कीजिए, लेकिन कम से कम किसी अदालत में जाने का इख्तियार तो रखिए हमारे पास। ये नहीं होना चाहिए कि एक खास तबके को पीसने के लिए आज पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ये बता रहा है कि गजा के बाद पाकिस्तान में सहाफी सबसे ज्यादा गैर महफूज है। क्या इमरान खान के दौर में ऐसा था? ऐसा नहीं था। फिर आप एक और सवाल उठाएंगे कि माजी में एस्टेब्लिशमेंट के मौके पर मैं दुरुस्त समझता था, मेरा मौकिफ क्या था? तो बिल्कुल ठीक बात है, इस पर मैंने कौम से माफी मांगी है, बलोचों से भी माफी मांगी है कि मेरी ये गलत फहमी थी कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की वफादार है। मुझे पता चला कि वो अपने ज़ाती मफादात की वफादार है और वो अपने मफादात को हमेशा पाकिस्तान के ऊपर मुकद्दम रखते हैं, जिसका नुकसान बार बार पाकिस्तान उठाता है। तो मैंने इस पर माफी मांगी है, आपको भी मांगनी चाहिए। आप एक और सवाल उठाएंगे, मैंने अपने अगवाकारों के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई क्यों ना करवाई? तो एक तो ये याद रखिएगा, मैंने पाकिस्तान में ये बात कई मरतबा बता दी थी कि मुझे आईएसआई ने अगवा किया और मैंने पाकिस्तान में बाकायदा पुलिस से भी रुजू किया था, अदालतों के भी दरवाजे खटखटाए थे, किसी ने भी मुझे इंसाफ देने से इनकार कर दिया। और जब मुझे कत्ल करने की साजिश शुरू हुई तो मुझे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा बदकिस्मती से। तो मैंने पूरा जोर लगाया पाकिस्तान के अंदर इंसाफ लेने का, लेकिन क्योंकि वहां पे आर्मी चीफ है, लेकिन क्योंकि वहां पूरा का पूरा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो मुझे इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी और कोई दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर आप मुझे बतौर सहाफी बैलेंस होने का मशवरा देंगे, तो मैं आपको एक चीज बता दूं इंजीनियर साहब कि मैं सही और गलत के बीच में बैलेंस नहीं हो सकता। माजी में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो मैंने कई चीज़ों पे उन पे इख्तलाफ किया और तनकीद की और भरपूर की। हो सकता है मैं आइंदा भी तनकीद करूं,
لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں مرے ہوئے کو نہیں ماروں گا، کیونکہ میں صحافی ہونے سے پہلے ایک انسان بھی ہوں اور مسلمان بھی ہوں، تو تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونا، مظلوم کا ساتھ دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں اگلے ویڈیو میں ناظرین آپ کو خبریں بتاؤں گا۔ انجینئر صاحب کا بڑے عرصے سے ادھار تھا، میں چاہ رہا تھا کہ میں نہ اس بارے میں بات کروں، لیکن ان کے اس کلپ نے مجھے مجبور کیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔